कि उनका एक जो पार्ट है ना, वो आयोनाइज नहीं होता ना, और एक पार्ट ही क्या होता है, आयोनाइज होता है। ठीक है ना, कि दोज कंपाउंड इन विच वन पार्ट इज नॉट आयोनाइज्ड, एक पार्ट उनका आयोनाइज नहीं होता। जैसे ये FeCN होल 6 है, तो ये वाला पार्ट Fe और Cn है ना, यदि इसको वाटर में डाले तो ये डिसोसिएट नहीं होंगे, है ना। सिर्फ क्या होगा, ये 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 4 नेगेटिव, है ना, ऐसे आयंस बन जाएंगे। या इसको करेंगे तो FeNH3 होल 6 है ना, होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, है ना, इस टाइप से हो जाए। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यूज वन पार्ट इज नॉट आयोनाइज्ड, है ना। उसमें वो पार्ट जो आयोनाइज नहीं होता वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होती है ना। इसमें Fe और Cn के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Fe और NH3 के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए ये आयोनाइज नहीं हुए, है ना, सेपरेट नहीं हुए वाटर में, है ना। जबकि ये इनके और इनके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड, इसलिए क्या हो गए, सेपरेट हो। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इनमें जो ये होता है ना, जिसमें कि कोऑर्डिनेट पार्ट जो होता है ना, उसको हम कोऑर्डिनेट एंटिटी भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, है ना। जैसे ये वाला जो है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलेंगे। ठीक, अब इस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती है। एक होता है, उसको बोलते हैं हम CMI ना, CMI मीन्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, उसको बोलते हैं CMI, है ना। और ये सेंट्रल मेटल जो होता है, ये क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन पेयर ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। ठीक है, इट गेन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम, इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स, फ्रॉम लिगेंड्स। ठीक, सो इट एक्ट एज लुईस एसिड ना, जो CMI होता है, ये लुईस एसिड है जैसा एक करता है, लुईस एसिड। ठीक, अब इसके अंदर जो दूसरे पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स, है ना। इट मे बी मोर देन वन और इट मे बी वन, ना, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लिगेंड्स क्या होते हैं, दे आर लोन पेयर डोनर, ये लोन पेयर डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनर, ये CMI को क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक, और ये जो बाहर लिखे रहते हैं, इनको बोलते हैं हम काउंटर आयंस। जैसे ये K हो गया, यहाँ पे काउंटर आयन, है ना, इधर Cl हो गया, काउंटर आयन। ठीक है, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, दीज आर काउंटर आयन, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाए हुए। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं काउंटर आयंस। ठीक, तो देखो ऐसे तीन पार्ट होते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऐसे तीन पार्ट हो गए, है ना। तीन पार्ट तो दो होते हैं, लेकिन उसमें से एक पार्ट में फिर दो चीजें, CMI और लिगेंड्स। ठीक है, अब ये जो लिगेंड्स जो होते हैं हमारे, ये अब देखो, जैसे यदि एक ही टाइप का लिगेंड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक है। होमोलैप्टिक मतलब इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, ये वन टाइप लिगेंड। ये दोनों ही जो एग्जाम्पल लिए हमने, दोनों ही होमोलैप्टिक है, इसमें Cn नेगेटिव लिगेंड है, इसमें NH3। ठीक है, दोनों ही होमोलैप्टिक के एग्जाम्पल ले लिए। दूसरे कैसे होते हैं, हीट्रोलैप्टिक ना, तो हीट्रोलैप्टिक में क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड होता है, जैसे CO NH3 होल 4 Cl2, है ना, ये क्या हो गए, दो लिगेंड हो गए, NH3 भी हो गया, Cl भी, ऐसे तो टोटल 6 लिगेंड है,
है ना, मगर 6 में से 2 टाइप की है ना, NH3 4 है और Cl 2 है, ठीक। तो इनको क्या बोलते हैं आप, हिट्रोलैप्टिक। तो ये टर्म भी कभी पूछ सकते हैं, होमोलैप्टिक एंड हिट्रोलैप्टिक, ठीक। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड, है ना, तो जो लिगेंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक इसमें जो इनको क्लासिफाई करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, है ना, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय अ लिगेंड, ना, कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर एक लिगेंड डोनेट करता है, उसको उसकी क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी, है ना, कि कितनी पेयर डोनेट करता है। जैसे NH3 है तो ये एक पेयर डोनेट करता है ना, तो ये क्या होगा, इसकी डेंटिसिटी 1 हो गई, ठीक है। अब डेंटिसिटी के बेसिस पर हम इनको मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब विच डोनेट ओनली 1 पेयर, ना, कि दोज लिगेंड्स, है ना, which donate 1 pair of electron from their 1 molecule या आयन। उनके 1 मॉलिक्यूल और आयन से सिर्फ एक ही पेयर जो डोनेट करते हैं, उनको बोलते हैं हम मोनोडेंटेट, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स हमको पता होने, जो कॉमन है वो हमको पता ही होना चाहिए, ये मोनोडेंटेट है, ठीक। जैसे आप इनके कॉमन जो पूछे जाते हैं उनमें NH3, H2O, NO, CO, CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH3NH2, पिरिडीन, है ना, एटसेट्रा। ये कॉमन है जो ज्यादातर आप लोगों को मतलब मिल सकते एग्जाम्पल में, ठीक है। तो CO में C और O कैपिटल है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO कोबाल्ट था ना, ये C और स्मॉल O कोबाल्ट था, ठीक है, मेटल है, और वो लिगेंड है, ठीक। तो ये क्या हो गए, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक। फिर दूसरे होते हैं हमारे बायडेंटेट, बायडेंटेट। तो बायडेंटेट लिगेंड कैसे होते हैं, whose 1 molecule or ion donate 2 pair of electron at a time, एक ही साथ 2 पेयर डोनेट करें, whose 1 molecule or ion donate 2 pair of electrons, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेट करें, उसको बोलते हैं हम बायडेंटेट लिगेंड। NH2, CH2, CH2, NH2, है ना, इसको बोलते हैं EN, है ना, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, है ना, EN, शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा मिलेगा आपको ना, इथिलीन डायमीन। ये 2 पेयर, एक इधर से भी करता है, एक इधर भी नाइट्रोजन से करता है ना, 2 पेयर क्या करता है, ये डोनेट करता है। दूसरा CO निगेटिव, CO निगेटिव, इसको OX लिख देते हैं, है ना, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन हो गया, ठीक है। एक ग्लाइसिनेट, CO निगेटिव, CH2, NH2, ना, ये भी N से भी डोनेट करता है, O से भी डोनेट करता है, ये भी दोनों O से डोनेट करता है ना, GLY लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्लाइसिनेट, है ना। ऐसे ये क्या है, कुछ कॉमन, इसमें से ये दोनों, है ना, इन दोनों को तो ध्यान रखना ही है, ऑक्सिलेट और इथिलीन डायमीन, है ना, ये दोनों को तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये दोनों ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, बायडेंटेट लिगेंड्स,
ठीक है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, और फिर क्या होते हैं पोलीडेंटेट, ना, जिसमें क्या हो, दो से भी ज्यादा पेयर एक साथ डोनेट कर रहे हैं, देट आर कॉल्ड पोलीडेंटेट। पोलीडेंटेट, ठीक है, whose one molecule or ion donate more than two pair, more than two pair of electrons, है ना, दो से ज्यादा, तो उनको क्या बोलते हैं हम, पोलीडेंटेट, है ना। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका EDTA 4 नेगेटिव, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। हाँ खैर इसका तो ये तो सेम ही होगा, ये इथिलीन डायमीन हो गया, बस इसमें 4 एसीटेट लग जाएंगे, है ना, डायग्राम से इसका ये भी काम का है ना, स्ट्रक्चर इसका। बस ये इथिलीन डायमीन जो होता है, इसमें जो हाइड्रोजन हटके CH2CO निगेटिव लग जाते हैं, है ना, इससे ध्यान रखना। इथिलीन डायमीन में हाइड्रोजन के प्लेस पे, नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगे उनके प्लेस पे क्या होता है, COO निगेटिव आ जाता है, ठीक है, CH2CO निगेटिव एसीटेट, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये कैसा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट, है ना, ये 6 पेयर एक साथ डोनेट कर सकता है, ठीक है, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड ना, इसकी डेंटिसिटी 6 है। ठीक, तो देखो ये कुछ कॉमन हो गए जिनकी डेंटिसिटी हमको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट, है ना। एम्बीडेंटेट ऐसे होते हैं जो ऐसे तो मोनोडेंटेट होते हैं, मतलब एक पेयर करेंगे, लेकिन उनमें से एक से ज्यादा साइट होती है जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, है ना, जैसे SCN नेगेटिव, तो ये N से भी कर सकता है, NCS नेगेटिव, ये S से भी कर सकता है। इसके भी बस ये दो ही एग्जाम्पल भी ध्यान में रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ONO निगेटिव, ये O से करता है, और NO2 निगेटिव ये N से करता है ना, ये दो ही ध्यान रख लो बस। इनको क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स ना, दीज आर एम्बीडेंटेट मीन्स दे हैव मोर देन वन साइट और एटम फ्रॉम वेयर दे कैन डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर ना, एक से ज्यादा साइट है उसमें, ठीक है, मतलब जैसे N भी है और S भी है, दो जगह से, इनमें भी थी मगर ये एक साथ ही करते हैं, है ना। ये क्या है, ऐसे तो एक ही पेयर डोनेट करेगा, मतलब वेयर दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, तो इनकी डेंटिसिटी तो 1 है ना, क्योंकि एक बार में एक ही पेयर करेंगे, मगर एक से ज्यादा जगह से कर सकते हैं। तो किसी कंपाउंड में उन्होंने N से करा होगा, किसी में S से करा होगा, है ना, ऐसा। तो ये दो मेन एग्जाम्पल इसके ध्यान रखना है, NO2 निगेटिव और HCN नेगेटिव, और इन दोनों को आप मोनोडेंटेट में भी लिख सकते हैं ना, उसके एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल, ठीक। तो ये होगा। अब एक और वर्ड हमको ध्यान में रखना है, जो मोनोडेंटेड और पोलीडेंटेड और बायोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दो दो जगह से एक साथ जुड़ते हैं, है ना, 3 जगह से 6 जगह से एक साथ जुड़ते हैं। तो जब एक साथ जुड़ेंगे वो, तो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, साइक्लिक टाइप के बनाएंगे, है ना। जैसे कि मान लो ये EN है, ये ऑक्सिलेट है, ये यदि मान लो Fe से जुड़ा तो ये यहां से भी जुड़ेगा, यहां से भी जुड़ेगा, तो देखो ये साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, है ना। मोनोडेंटेट के अलावा जो बाकी के होंगे जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा है, वो सब हमेशा साइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड ही बनाएंगे,
तो इनके लिए एक और अलग से वर्ड है, उसको बोलते हैं चिलेट लिगेंड। ये बोर्ड में आया हुआ है ना, चिलेट लिगेंड, चिलेट। है ना, चिलेट लिगेंड्स मतलब बायडेंटेड एंड पोलीडेंटेड लिगेंड्स, बायडेंटेड एंड पोलीडेंटेड लिगेंड्स, दे फॉर्म साइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड। ये साइक्लिक टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, दे फॉर्म साइक्लिक टाइप ऑफ कंपाउंड, दे आर कॉल्ड चिलेट लिगेंड्स। इन सबको मतलब जो भी ये EN हो गया, ऑक्सलेट हो गया, EDTA हो गया, ये सब क्या हो गए, चिलेट लिगेंड्स हो गए। है ना, दिस प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। ये पूछा है व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। ना, चिलेट इफेक्ट मीन्स इसके कारण, क्योंकि अब ये एक बॉन्ड नहीं रह गई, दो जगह से जुड़ गए, तो कंपेरेटिवली ये मोनोडेंटेट के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। है ना, मोस्टली मोनोडेंटेट से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ये बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। है ना, कई बार चिलेशन भी बोल देते हैं, चिलेशन, चिलेट, चिलेट इफेक्ट, ये सब एक ही टाइप के सब चीजें। ठीक है, तो ये आ सकती है डेफिनेशन। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या आ सकती है, चिलेट वाली आ सकती है, और ये ऐसे नहीं आएगी, लेकिन इसका काम आएगा, हमें यूज आएगा। ठीक है, अब ये डेंटिसिटी का क्या यूज है, तो ये इसका यूज है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। तो नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड CMI, या CMI एंड लिगेंड्स। है ना, सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा सिग्मा वाली, मतलब वो डबल यदि बनाएंगे, डबल का मतलब ये नहीं, ये दोनों ही सिंगल है, बिटवीन CMI एंड लिगेंड। है ना, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है CONH3 होल 4 Cl2। है ना, जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसमें एक CMI होगा और बाकी के क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के लिगेंड है, NH3 और Cl, दोनों ही कैसे हैं, मोनोडेंटेड। तो NH3 4 बॉन्ड बनाएगा और Cl 2, तो टोटल कितनी हो गई, 6। तो इसकी वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे निकालें। है ना, इनकी डेंटिसिटी हमको पता है, और जो नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो डेंटिसिटी का, और एक से ज्यादा लिगेंड है तो उनको प्लस कर दो आपस में। है ना, तो ये 4 और 2 6 हो गए, तो इसलिए किस क्या हो गया, इसका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, अब जैसे इसके प्लेस पे मान लो ऐसा होता है FeEn होल थ्राइस, ये होता। तो अब En की डेंटिसिटी कितनी होती है, 2, तो एक En 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 En कितनी बना लेंगे, फिर 6 बना लेंगे, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe, है ना, वो क्या हो गया, 6। ये सब CMI के ही होते हैं ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो ए से डिटरमाइन हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। है ना, आए समझ में आए? तो बस ये बायडेंटेड वाले इसीलिए एग्जाम्पल पता होने चाहिए हमें ना, कि बायडेंटेड में फिर डबल करना पड़ेगा उसको, जितने उसके नंबर है उससे डबल।
ठीक, तो इससे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकला है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाँ, बाइडेंटेड में 2 बॉन्ड बनाता है ना, वो 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN ने कितनी बॉन्ड, 6 बनाए, इसलिए उसको डबल करना पड़ेगा। इसीलिए पहले हमने डेंटिसिटी पढ़ी ना, फिर उसके बाद ही पढ़ी। ठीक, और बहुत कॉमन यही इन्हीं के पूछते हैं, है ना, यही लिगेंड्स पूछते हैं। ठीक है, ज्यादा दूसरे नहीं पूछेंगे। फिर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें निकालना हमको, हमारा जो मेन एम है वो किसकी निकालना है, CMI की निकालना ना, इसकी निकालना, जैसे Fe की निकालना है, CO की निकालना है, ये एम है। लेकिन उसके लिए हमें पहले इन लिगेंड्स की पता होनी चाहिए, या फिर जो बाहर लगते हैं उनकी पता होनी चाहिए, है ना, तो निकाल सकते हैं इसकी। तो कुछ कुछ की हम लिख रहे हैं, है ना, जो कि हमें काम में आ सकते हैं। जैसे देखो -1 वाले CN ना, जिनकी -1 हो सकती है वो, ठीक है, CN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, है ना, एटसेट्रा। ये इन सब की क्या होंगी, -1। ठीक, फिर -2, तो इसमें वो हो जाएगा OX, ऑक्सिलेट। इसको C2O4 2 नेगेटिव, मतलब C2O4 भी लिखा मिल सकता है ना, ऑक्सिलेट C2O4, तो इसकी होती है -2, है ना। ऐसे ऐसे और भी, जैसे CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, एटसेट्रा। लेकिन जितने हमें मैंने अभी तक देखे उसमें पूछे हुए बोर्ड्स में, उनमें C2O4 ही पूछा हुआ है, -2 वाले, मतलब C2O4 ही दिया हुआ है लिगेंड। ठीक है, फिर जैसे EDTA की -4 हो जाती है, ये -4 EDTA, है ना। फिर तो इनकी ध्यान रखना है, 0 ना, जो ये न्यूट्रल वाले ही होते हैं, इनकी क्या होती है, 0। CO, NH3, H2O, EN, pyridine, CH3, NH2, NO, एटसेट्रा। ये हमारे क्या हो गए, कुछ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक, तो अब हमको इनकी पता है, देन वी कैन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI ना। जैसे लिगेंड से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं, ऐसे इनसे हमारी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे Fe, NH3 होल थ्राइस, है ना, Cl2, H2O, और बाहर भी मान लो Cl, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखो हमको निकालना किसकी है, Fe की, तो Fe की हम मान लेंगे x। ठीक है, अब यदि इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया होता तो इक्वेट करेंगे हम उस चार्ज से, है ना, कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द लिगेंड्स एंड CMI इक्वल टू दैट चार्ज। और यदि कोई चार्ज नहीं है तो किससे करेंगे, इक्वेट 0 से, है ना, न्यूट्रल है। तो x प्लस ये NH3 की क्या होती है, 0, Cl की क्या होती है, -1 इंटू कितने Cl है, 2, प्लस H2O की भी 0, और प्लस इस बाहर वाले Cl की भी क्या हो जाएगी, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, Cl की -1 है, H2 और NH3 की 0 है ना, और Fe की हमके फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, और कोई भी चार्जेस इसके ऊपर नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मीनिंग ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल इक्वल टू 0, है ना। तो बस देखो निकल आएगी, कितनी आ गई, x इज इक्वल टू +3, ना। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ना, ये क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, एक आध चलो और निकाल लेते हैं, CO Cl6, है ना, मान लो ऐसा K3COCl6, है ना। तो K का क्या होता है, +1, है ना। इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, Na, इनका क्या होती है, +1। तो ये +1 × 3 प्लस कोबाल्ट की X प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी भी क्या आ गई, +3 आ गई। ठीक है, अब जैसे ये NiCO4, तो Na की होती है X, है ना, CO की 0 ही होती है ना, तो इक्वल टू 0, तो Na की भी क्या हो गई, 0। ऐसा भी हो सकता है ना कि CMI की भी 0 हो सकती। ठीक है, मोस्टली ये जो कार्बोनाइल्स होते हैं, दो दोनों कैपिटल लिखे हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज लिगैंड, और एक कैपिटल C लिखा और स्मॉल o लिखा हुआ है तो वो कोबाल्ट है ना, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो कोबाल्ट की तो हम निकालते हैं और CO की हमें पता ही होती है। ठीक, तो इक्वेट माइनस से करते, देखो कैसे, जैसे कि मान लो हमने ले लिया FeCN6 4 नेगेटिव, ये दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, X प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू -4, तो X इज इक्वल टू +2, है ना। Fe की क्या आ गई, +2। ठीक है, क्योंकि चार्ज वही होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के बाद जो बचता है वही चार्ज होता है। ठीक है, तो बिल्कुल माइनस, ये जो -4 दिया तो -4, प्लस हो तो प्लस, है ना, क्योंकि वही है, वो बचे ही उसलिए, तो उनके सम के बाद वही बचेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दोनों निकालना बहुत जरूरी है ना। अब आगे जो हम थ्योरी करेंगे उसमें इसको निकाले बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, ऐसे एक और चीज होती है, लेकिन वो कॉम्पिटेटिव में ही पूछते हैं, एनसीईआरटी में दी नहीं है तो इसलिए अभी नहीं करते। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो भी इसी से निकलता है ना, कि वो भी इससे से निकलता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। बस उसका चलो फॉर्मूला लिख लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इतना कराए तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ CMI, एटॉमिक नंबर ऑफ CMI माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। बस अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, है ना। अब आप रखोगे तो आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आता है, एटॉमिक नंबर पता होता है, तो अपने आप ही निकल आएगा बोर्ड्स में। हाँ, मतलब वैसे दिया हुआ नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन उसमें मतलब है कुछ नहीं निकालने में, है ना। अब ये इसमें जैसे कोबाल्ट का 27, बस यहाँ रख दो, 27 - 3 + 2 × 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो आ जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन उसका रिलेवेंस होता है, कॉम्पिटेटिव में काम का होता है ना। इससे कुछ और भी चीजें पता लगती हैं कि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये भी पता लगता है। ठीक है, लेकिन अभी उसको अपन स्किप करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद अब इसकी पहले कुछ थ्योरियां करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर क्वेश्चन आने, है ना। मेरा चांस क्या, लगभग आने ही जैसा है कि आएगा ही एक, ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उस पर लगभग एक क्वेश्चन आता ही है।
ठीक है, भले किसी भी तरीके से आए लेकिन आएगा जब, है ना। लेकिन उसके पहले हम एक थ्योरी करते हैं, वर्नर थ्योरी। इसके कुछ पॉइंट्स लिखना है बस। वर्नर थ्योरी, ठीक है। वर्नर ने सबसे पहले, है ना, इन कंपाउंड्स को ऐसे सेपरेट करा या बताया कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, है ना, अदर देन, मतलब डबल सॉल्ट से ये अलग है ना। नहीं तो पहले इनको डबल सॉल्ट समझते थे, है ना, लेकिन ये उनसे अलग है, ठीक है। उसने कई सारे कंपाउंड्स को, वो भी जैसे उसने बताया कि यदि मान लो जैसे ऐसा है COCl3.4NH3 ऐसा दिया हुआ आपको। इसमें देखो ये क्वेश्चन भी पूछने के काफी चांस, वर्नर थ्योरी से रिलेटेड यही क्वेश्चन आ सकता है ना, इस टाइप वाला। थ्योरी लिखने को तो आएगी नहीं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जैसे अ कंपाउंड हैज फॉर्मूला, ये है ना, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो। अ कंपाउंड हैज फॉर्मूला COCl3.4NH3 when it react with 1 mole, when it react with, sorry, it's 1 mole, इसका 1 mole, ना, कि 1 mole of this compound reacts with AgNO3 give 2 mole AgCl precipitates, ना, give 2 mole AgCl precipitates, है ना। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। और फिर बोलेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ना, इस कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जितने मोल प्रेसिपिटेट दिए हैं इसने AgCl के, उसको उतने Cl को इस ब्रैकेट के बाहर लिख देना, ये, और बाकी के सबको, अब एक ही Cl अंदर बचा, ऐसा ये आंसर हो जाए, ठीक है। कि जितने मोल AgCl लिखा है उतने Cl तो उस ब्रैकेट के बाहर लिख दो, ठीक है। और बाकी के बचे हैं जो भी चीजें बची हुई हैं उन सबको उस ब्रैकेट के अंदर कर, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, एक दिया हुआ भी, एक एग्जाम्पल में दिया हुआ भी NCERT में इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तो इसको ध्यान रखना। और एक वो एग्जाम्पल वाला वो क्वेश्चन, उसमें 3-4 दिए हैं ऐसे, सब में सेम यही। यदि इसी की जगह आ जाता है गिव 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट, तो 2 Cl अंदर हो जाते, एक बाहर हो जाते, ठीक है। जितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे उतने ही Cl आयोनाइज हो पाएंगे, है ना। और आयोनाइज वाले होते हैं जो फिर इसके बाहर लिखे हुए, है ना, सिर्फ वही वाले क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं, ठीक है। तो देखो, है ना, एक इस टाइप का क्वेश्चन हमको आ सकता है, ठीक। अब वर्नर थ्योरी में से कुछ पॉइंट्स लिख लो, है ना। वर्नर थ्योरी के बस कुछ पॉइंट्स ही लिखना है। हाँ, फर्स्ट लिख लो कि CMI हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। CMI हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड सेकेंडरी वैलेंसी, है ना, ऐसे 2 नाम। पहली का प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी का सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, and secondary valency is equal to coordination number, coordination number of CMI, ना। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी आता है निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना। तो यदि प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी पूछे तो वो भी निकल सकती है ना। जैसे अब इसकी पूछे कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है,
तो इसका x प्लस 0 और माइनस उधर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 मतलब 3 हो जाएगी, है ना, कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई। और सेकेंडरी मतलब इसमें 2 लिगेंड है और दोनों ही मोनोडेंटेड है और दोनों मिला के 5 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ठीक, फिर प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल और दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय आयंस, सेटिस्फाइड बाय आयंस, है ना, केटायन एनायंस, इनसे सेटिस्फाइड, ज्यादातर वो काउंटर आयंस जो होते हैं उनसे, बाहर जो लिखे होते हैं। और इट इज सेटिस्फाइड बाय anions and neutral molecules, है ना, इनसे जो हमने लिगेंड्स लिखे थे उनसे सेटिस्फाई होते। नहीं, ये वर्नर थ्योरी पूछेंगे तो आप प्राइमरी का सब एक साथ लिख दो, सेकेंडरी का एक साथ लिख दो, है ना। हाँ, पैराग्राफ, ठीक है, वो तो मैं इसलिए ऐसा करा कि याद होने में इजी होता है। ठीक है, हाँ, और फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका कि ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है। इसी का जैसे एक में तो एक पॉइंट हो गया है, 2 पॉइंट हो गए, है ना। यदि मान लो आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो फर्स्ट में प्राइमरी वैलेंसी बता देना, सेकंड में सेकेंडरी बता देना, फिर थर्ड पॉइंट में अब ये लिखना, है ना, कि ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। यदि, है ना, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री, ठीक है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, है ना, या फिर इसी में 2 मिलती, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और 6 में ऑक्टाहाइड्रल, है ना। हमें वैसे बोर्ड्स में 4 और 6 का ही पूछते, है ना, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल और इस मतलब स्क्वायर प्लेन, ठीक है, हमें यही पूछते हैं, ठीक है, इसलिए अभी मैं ज्यादा और दूसरे नहीं, है ना, ऐसे 5 भी होता है, ट्राइंगुलर, बाय पिरामिडल, है ना, लेकिन अभी बोर्ड्स में यही पूछेंगे 4 और 6 का। ठीक है, तो देखो ये सब इसने बताया, लेकिन अब ये नहीं बता पाए कि कब स्क्वायर प्लेनर होगा, कब टेट्राहाइड्रल होगा। ठीक है, लिगेंड्स में भी इसने जो एनायनिक और न्यूट्रल ही बोले, है ना, जबकि कुछ कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं। जैसे कलर ऑफ द, ये कलर क्यों देते हैं, ये सब इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, कई सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, तो इसलिए क्या हुई, दूसरी थ्योरी आई, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा ही, मतलब मुझे ऐसा अनुमान है कि इसका क्वेश्चन जरूर आएगा वीबीटी का, है ना। एक बार भले ही इससे कुछ क्वेश्चन आए नहीं आए, उसका जरूर आएगा। इसमें वो इस टाइप का आ सकता है AgNO3 वाला, वो उसको सभी का बोल सकते हैं। AgNO3 तो मतलब कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन शुरुआत में वर्नर ने इस टाइप से बताया था। ठीक है, हाँ, तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होती है ये हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड होती है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो इन्होंने एक थोड़ा सा और आगे बोला कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, एक हो सकता है sp3 और एक हो सकता है dsp2। तो sp3 में टेट्राहाइड्रल होता है, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होता है, और 6 में sp3d2 या फिर d2sp3 होगा, और दोनों में क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है,
तो ये थ्योरी ने बोला कि है ना कि हाइब्रिडाइजेशन इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। वो इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और dsp2। sp3 में शेप होता है टेट्राहेड्रल, dsp2 में होता है स्क्वायर प्लेनर, है ना। sp3d2 और d2sp3 6 में होंगे, इसमें दोनों में शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, है ना। जब sp3d2 होता है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड्स, है ना। sp3d2 ये भी लिख लो, है ना, कि sp3d2 वालों को क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड्स, और d2sp3 वालों को क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। आउटर एंड इनर ये d से रिलेटेड है, d बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बाहर के d है, तो आउटर ऑर्बिटल। डी पहले लिखा है, इसका मतलब वो पहले वाले डी, तो इनर ऑर्बिटल, है ना। डी के उस पर सब ये बेस्ड। एस और पी सेम शेल के होते हैं, है ना। जब डी भी उसी शेल का होता है तो आउटर ऑर्बिटल, और डी उसके एक पहले वाली शेल का होता है तो इनर ऑर्बिटल का, ठीक है। 5 वाला भी होता है, उसमें sp3d या dsp3 होता है, लेकिन फिर अभी 5 वाले को हम स्किप करते हैं, ठीक है। अब ये 2 हो गए। अब आपको बस इस थ्योरी में यही मेन निकालना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। किसी कंपाउंड दे देंगे और बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है ना, और स्ट्रक्चर क्या है। ये क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें कुछ, सबसे पहले कुछ लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में CO, CN, NH3 और ये सब बायडेंटेड वाले, ठीक है। और वीक लिगेंड में तो जो हमें उपयोग में आते हैं FCl, OH, H2, है ना, इनको थोड़ा वीक कंसीडर करें, ठीक है। अब देखो, अब हमको निकालना है, जैसे कोई कंपाउंड है उसका निकालना है हमें हाइब्रिडाइजेशन। जैसे पूछा है NiCN होल 4 2 नेगेटिव, फाइंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं, इजी है ना। बस उसकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला काम इसमें क्या देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये फाइंड कर। तो देखो CN कैसा है, मोनोडेंटेड, और कितने 4 CN है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में इन 2 में से कोई हाइब्रिडाइजेशन है ना, इतना हमको पता लग गया, इन 2 में से कोई ना कोई आंसर आना, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी x मान ली, प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, है ना। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू +2। तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। तो भाई दूसरा काम हो गया हमारा। अब इसके बाद थर्ड काम करेंगे Na का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Na जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो शायद आपको दे भी दे, मगर फिर भी स्कैंडियम से जिंक तक के याद हो तो अच्छा है ना, 28, ठीक है। और इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2,
ठीक है, ये इसका लास्ट जो रहता है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कौन, उन्हीं से मतलब है हमें, है ना, बाकी से मतलब भी नहीं। अब हमें जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे 2 पॉजिटिव है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, तो हमारा क्या बच गया 3d8 और 4s0। ठीक है, इतना तो देखो ये सब हमने कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, एटॉमिक नंबर, और फिर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर पहुंचाना। ठीक, अब इसके बाद इसके बॉक्स डायग्राम बनाने पड़ेंगे ऑर्बिटल। तो ये 3D के कितने होते हैं 5, 4s है ना, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4p वाले तक बनाने से हमारा काम चल जाएगा। 4p 4s 3D, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, पहले 1 1 भरते हैं और फिर पेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गया, बाकी तो खाली है ना, तो इतना तो देखो इससे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें देखना है लिगेंड, विच टाइप ऑफ लिगेंड ना, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। इतना करने के बाद हम लिगेंड को देखेंगे ना, कि वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग देन, है ना, फोर्स्ड पेयरिंग टेक्स प्लेस, है ना, इफ इट इज पॉसिबल। अब ये मान लो पूरा भरा ही होता तब तो नहीं हो सकता था, है ना, लेकिन अभी इसमें दो एक एक सिंगल सिंगल है, तो क्या हो जाएगा फोर्स्ड पेयरिंग हो जाएगी ना। तो इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग देन फोर्स्ड पेयरिंग, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, फोर्स्ड पेयरिंग का मतलब ये सिंगल सिंगल है तो ये क्या हो गया डबल हो गया, पेयरिंग मतलब डबल, तो ये ऐसे डबल हो। ठीक, अब बाकी जो 4s और 4p के उनको भी ऐसे कैसे बना लो। ठीक, अब इन दोनों में से हमको चूज करना है, दोनों बनाने हैं, इसके बाद ही तो ये बनेगा, ये तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब इन दोनों में से अब आपको देखना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले 4 ऑर्बिटल कौन से खाली है ना, तो पहला एक कौन सा खाली है, डी का खाली है, तो डी, और फिर डी यदि आ गया तो DsP2 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में इनमें से होंगे, यदि ये खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन ये पहले 4 ऑर्बिटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा DsP2। ठीक है, और यदि ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते, मान लो ये फोर्स्ड पेयरिंग नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन यही होता, है ना, तो फिर पहले 4 कौन से खाली रहते एस और पी के 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3। ठीक है, मान लो ये लिगेंड कैसा होता वीक, इसकी जगह फ्लोरीन होता, तो फ्लोरीन होता तो ये इधर नहीं आता, ये दोनों ऐसे ही रहते 1 1, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3 हो जाता। ठीक है ना, तो ये ऐसे होगा, या मान लो ये पहले से इधर 4 4 4 4 4 होते और ये एक ही होता, तो भी अब उसके पास जगह ही नहीं है फोर्स्ड पेयरिंग के लिए, तो शायद नहीं भी होती फिर, है ना, फिर क्या होता है, फिर पेयरिंग तो हो ही नहीं सकती, है ना, तो फिर क्या हो जाता है sp3 हो जाता है। ठीक है, वो जगह खाली होगी तो ही हो पाएगा, है ना। है ऐसे एक आध एग्जाम्पल कॉपर वगैरह के जिसमें ये फोर्स्ड पेयरिंग की जगह वहां पहुंच जाता है, उधर पी में आखिरी में पहुंचा, पी में पहुंचा देते हैं उसको, लेकिन वो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता बोर्ड्स में पूछेंगे, है ना, नॉर्मल वाले पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया DsP2। अब शेप पता ही है स्क्वायर प्लेनर, है ना, तो बस इसमें लिख दो। अब देखो ये सब क्या हो गए पेयर, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, तो ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, डायमैग्नेटिक हो गया बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, डायमैग्नेटिक।
स्क्वायर प्लेनर, फिर DsP2 तो पता ही है, ठीक है। और चाहो तो ज्यादा से ज्यादा शेप बता दो, स्क्वायर प्लेनर शेप मतलब एक ऐसा स्क्वायर और हर स्क्वायर के कॉर्नर पर एक एक CN, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसके ऊपर जाओ तो 2 नेगेटिव लिख दो, है ना, 2 नेगेटिव लिखा था। तो देखो ये सब हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। आप तो देखो स्ट्रक्चर का नाम भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। DsP2 स्क्वायर प्लेन, है ना, जो उन्होंने ड्रॉ तो लिखा ही नहीं है ना। क्वेश्चन में देखो बोर्ड में बहुत स्पेसिफिक रहता है, ड्रॉ नहीं लिखा आप नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, ना बना दो तो कोई बात नहीं, मगर है ना अच्छी बात है, मगर नहीं बनाओगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बस ये सही होना चाहिए बाकी से, ठीक है। तो 2 मार्क का लगभग आ सकता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसा पूछे, है ना, या 2 दे के 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बार आ जाएगा तो ये बहुत बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब बहुत सिंपल सा और बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। एक आध एग्जाम्पल चलो 6 का भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल 6 का भी करते हैं, ठीक है। तो ये 4 और 6 देखो 2 ही आने हैं, 4 और 6 वाले। इसमें से 4 में मोस्ट प्रोबेबली निकल के ही आते, NiCN होल 4, NiCl होल 4 2 नेगेटिव और NiCO होल 4, है ना, इन 4 में से ही ज्यादातर पूछे हुए। अब देखो एक अच्छा NiCO होल 4 का ड्रॉ करो, चलो NiCO, CO रो दोनों कैपिटल है, CO पे होल 4 और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो और कोई भी चार्ज नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। ये NiCO होल 4, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन आ सकता है कि NiCN होल 4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक एंड स्क्वायर प्लेनर, बट NiCO होल 4 इज डायमैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत प्रोबेबिलिटी की पूछे, ठीक है। तो आपको ये दोनों के ये निकाल के बताने पड़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कि दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब NiCO होल 4 में क्या हो गया, पहले तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उसका भी 4 आ गया, है ना, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में उसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप वो 0 आएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 0, क्योंकि CO का 0 ही होता है। तो NiCO होल 4 में x प्लस 0 इक्वल टू 0 मतलब 0 हो गया, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो वही sp3 या DsP2 होगा। अब Na के, है ना, 0 में क्या होगा 3d8 4s2, तो 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s2, 3d8 4p में एक भी नहीं। अब CO इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना, CO उससे भी ज्यादा वैसा लिगेंड है। तो CO के केस में भी क्या होगा फोर्स्ड पेयरिंग। अब पेयरिंग कैसी होगी, अब बाहर वाले अंदर इसमें आ जाएंगे ना, पेयरिंग में यही होता है, जो बाहर वाले होते हैं वो अंदर आते हैं। अब इसमें बाहर वाले ये दोनों हैं तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, ऐसा हो जाए। अब देखो पेयरिंग होने के बाद भी इधर D में कुछ खाली नहीं हुआ, है ना। अब पहले 4 खाली कौन से हैं, S और P3, तो इसका आंसर हो गया sp3, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा ये, और अब sp3 है तो कैसा होगा टेट्राहेड्रल, और सभी पेयर्ड हैं तो कैसा होगा ये भी डायमैग्नेटिक। तो देखो दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले हैं, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री चेंज हो गई, है ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, ठीक। तो ये देखो इसके चांस है ये दोनों आने के, इवन यही क्वेश्चन आने के कि वाई ना NiCN होल 4 2 नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर बट NiCO होल 4 इज टेट्राहेड्रल, although both are diamagnetic, है ना, ऐसा क्वेश्चन दिया है NCERT, ठीक। तो ऐसे इसका ही है ना, आया समझ में। बस ऐसे 6 में करना है, करना कुछ नहीं है, उसमें भी ऐसे करना है, मगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 या D2 sp3 हो,
है ना, उनमें उन दोनों में से कुछ होगा। चलो एक करते हैं, COF6, COF6, CO, अब ये O स्मॉल लिखना, COF6 और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो निकालो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन कितना हो गया, COF6 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने से D2sp3 या sp3d2 हो गया। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x -6 इक्वल टू -4, सॉरी 3 नेगेटिव दिया ना मैंने, हाँ 3 नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, क्या हो गया, +3। ठीक है, अब कोबाल्ट का क्या होता है, 27 ना, कोबाल्ट का होता है 27, तो 3d7 4s2 है ना, ऐसा होगा 3d7 4s2। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें क्या होगा, हमें थोड़े से और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब 6 ऑर्बिटल चाहिए इसको। ये 3d7 हो गया, 4s2 हो गया, 4p भी बनाना पड़ेगा और 4d भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें d तक पार्टिसिपेट करते हैं। तो 4p 4d 4s 3d है ना, ये हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, तो +3 होने से, चलो मैं इसके बना दिया, नहीं तो आप तो CO+3 के डायरेक्ट ही बनाना। CO+3 में क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, है ना, 4s में एक भी नहीं रहेगा। अब 3d6 में बस ये ध्यान रखना, देखो ये आप इसलिए पहले से CO+3 लिख लेना 3d6, है ना, नहीं तो कई बच्चे 2 ये निकालते हैं और 1 ये निकाल देते हैं, वो गलत होता है, ये पेयर वाले में से निकलता है बात ना। तो इसलिए आप पहले ही आप CO का बनाना ही मत, सीधे CO+3 का ही बनाना, है ना, CO का सिर्फ ये लिखना। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, अब इसमें लिगेंड कैसा है, वीक है, तो कुछ होगा ही नहीं, कोई फोर्स पेयरिंग कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, तो पहले 6 को खाली कौन से हैं, sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, और ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरा मैग्नेटिक। पहले 6 तो सब में एक एक, और फिर एक में 2 आ गए, है ना। ठीक है, इसीलिए तो मैंने बोला कि उससे मत करना, नहीं तो क्या है, उससे करने में बहुत सारे बच्चे इसको एक हटा के यहां से हटा देते हैं, ये ऐसा रख के, वो गलत हो जाए, है ना। हटाना पेयर वाले में से पहले चाहिए, ये ध्यान रखना, है ना। इसीलिए ये वाली स्टेप के ये डायग्राम हटा दो, सीधे CO का लिखो 3d7 4s2, फिर CO3 पॉजिटिव का लिखो 3d6, 2 s से चलेगा एक इससे, और फिर बना, तो गलत हो गई, है ना, क्योंकि हमको बनाने का रूल पता है, ये पहले सब में एक एक भरना है फिर पेयर करना, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये बना लिया तो फिर ये निकलेगा, ये पेयर वाले से ही पहले निकलता है, ठीक है, उससे नहीं निकलता। ठीक, और फिर आप पहले 6 खाली वो हो गए, तो sp3d2 हो गया, और sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। और sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड हो गया, है ना। ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन, शो दैट COF6 3 नेगेटिव इज आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड, तो बस ये हाइब्रिडाइजेशन बताना, sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल, बिकॉज है ना कि उसमें जो d ऑर्बिटल है वो कौन से, 4s 4p 4d, 4d के ही है, यदि s और p के जो है वही d के हो तो आउटर ऑर्बिटल, और यदि ये 2 होते और 3 का d होता तो इनर ऑर्बिटल बोलते, है ना। और इसमें एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना, जो आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, यदि इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो इनको हाई स्पिन कंपाउंड भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कंपाउंड।
तो बस ये देखो ध्यान रखना है, इस थ्योरी में मतलब ऐसा एक आध क्वेश्चन आने के चांस काफी है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आ जाएगा ना। और यही पूछेंगे, देखो यही कॉमन है, यही एग्जाम्पल ज्यादातर पूछते हैं, है ना, कोई ज्यादा इधर उधर के नहीं पूछते। ठीक, तो ये हो गई हमारी वीबीटी, है ना। अब इसके बाद देखो एक और थ्योरी है, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो उसको भी थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, उससे थोड़े कम चांस होते हैं क्वेश्चन आने। सबसे ज्यादा चांस ये वीबीटी के। तो जो सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाँ ऐसा लिख लो कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लिगैंड देयर इज splitting of d orbitals, there is splitting of d orbitals of CMI, है ना, स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब दे ब्रेक इनटू डिफरेंट एनर्जी। पहले उनकी एनर्जी सेम होती है, सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, एक जैसी होती है, लेकिन लिगेंड के कारण उनके एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, उसी को स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो वैसे तो दो टाइप की है, मगर हमें हमेशा यही पूछते हैं, ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग, है ना, ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग का ही क्वेश्चन आता है ना। टेट्राहाइड्रल वाला कभी भी आया भी नहीं और उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं ज्यादा पूछने का, ठीक है। तो देखो ऑक्टाहाइड्रल में क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो जो सीएमआई है उसके ऐसे 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, ये 5 डी ऑर्बिटल, तो जब तक लिगेंड नहीं है तो इन पांचों की एनर्जी एक जैसी होती है, ठीक है। जब लिगेंड आता है तो इन पांचों की एनर्जी में थोड़ा राइज होता है ना, पांचों की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, इस सभी की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अब जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें लिगेंड एक्सिस एक्सिस से अप्रोच करते हैं उसकी तरफ, सीएमआई की तरफ, तो क्या होते हैं, इनमें से 5 डी ऑर्बिटल में से 2 एक्सिस पे लाई करते हैं और 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है, 2 एक्सिस पे लाई करते हैं और 3 होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। अब यदि वो है तो वो उसको तो फिर वो एटॉमिक, वैसे कर वो एक वो डला हुआ है उसमें वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें इसके शेप बताए हुए हैं, अभी मैं कराया था, है ना, तो उसमें बताया, तो कभी फुर्सत मिले तो वो देख लेना, तो उससे ये शेप पता लग जाए, ठीक है, शायद एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें लिखा होगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, है ना, तो उसका मतलब जो 2 है उनमें से शायद बाद वाला जो है उसमें है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या वो मैं एक बार लिंक भेज दूंगा वही वाले की, ठीक है, तो कभी टाइम मिले तो क्या होता है, इसमें ऐसे 2 और 3 में ऐसे ब्रेक हो जाते, ऐसे ब्रेक हो जाते, ठीक है। और इसके जो एवरेज है उसको बोलते हैं बेरी सेंटर, ठीक, और ये जो एनर्जी गैप होता है इसको बोलते हैं डेल्टा ओ, है ना। इन जो 3 कम एनर्जी वालों को T2G बोलते हैं और ज्यादा एनर्जी वालों को EG बोलते हैं, ठीक है। ये वाले वो होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, DXY, DYZ और DXZ, और ये DX² माइनस Y² और DZ, ऐसे ये 2 उसमें क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो यदि आपको सिर्फ बताया एक्सप्लेन ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग, तो ये बनाना ना, ऐसे बनाना, ठीक है, कि ऐसे देखो एक लाइन ऐसी पहले लिख देना, इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस ligands approaches towards CMI along the axis, along the axis. Slow splitting is like this, और बस फिर ये डायग्राम बना,
है ना, क्योंकि ज्यादा लिखने से भी फायदा नहीं है, आएगा तो 1 मार्क का आएगा, है ना क्वेश्चन, तो उसमें भी फालतू ज्यादा लिखने से फायदा नहीं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऐसी होती है ना, नहीं तो हम वो लिख सकते थे जो एक्सिस पे लाई करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा राइज होती है, बिटवीन द एक्सिस वालों की कम होती है ना, ऐसे तो बहुत पूरा एक पैराग्राफ बड़ा सा लिख सकते हैं, है ना, लेकिन उससे बेटर है इतना लिख के और डायग्राम बना दो तो उससे एक्सप्लेन हो गया, है ना, कि ये 2 और 3 में ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो ये और इनके बीच की एनर्जी गैप बोलते हैं डेल्टा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जैसे इसका CFT कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे आ गया FeCN6 4 नेगेटिव, इसका आप CFT कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि अब ये 2 में बढ़ गया, T2G और EG में, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इसमें भरना है। तो सबसे पहला काम तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कि x -6 इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2। तो Fe का कॉन्फी मतलब क्या होता है 3d6 4s2, तो Fe2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 3d6, ठीक है। इसका मतलब हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, तो यदि ये लिगेंड स्ट्रांग है, हाँ ऐसा लिखो, इफ लिगेंड इज स्ट्रांग देन स्ट्रांग लिगेंड, देन डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ना कि उनको पेयर होने में जो एनर्जी लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्जेस सेम होते हैं तो साथ साथ रहने में भी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो पेयर होने में जो एनर्जी लगती है उससे ज्यादा क्या है वो T2G और EG का डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए क्या होगा इसमें फर्स्ट ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन T2G, पूरे 6 के 6 किसमें आ जाएंगे T2G में आ जाएंगे, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 EG0, ऐसा, ठीक। इफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज प्रेजेंट देन फर्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन T2G देन इन EG, यदि 7 होता 8 होता 9 होता 10 होता तो वो EG में चले जाते, है ना। और इस केस में क्या होगा डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से बड़ा हो, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा O एंड पेयरिंग एनर्जी एक्सप्लेन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये लिखना है इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी देन फर्स्ट ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन T2G देन गो इन EG, ठीक है। अब सेकेंड इसका, मान लो ये वीक लिगेंड होता ना, कि वीक लिगेंड होता, जैसे मान लो इसका भरना होता FeF6 4 नेगेटिव, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर करते हैं, पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो वो तो कितनी आ गई +2 ना, तो वही Fe क्या हो गया 3d6 में पहुंच गया, ठीक। अब लिगेंड वीक है, इफ लिगेंड इज वीक देन डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा O कम है ना, देन डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो अब इस केस में कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन को, पहले 3 भरना है T2G में, पहले 4th और 5th भरना है EG में, और फिर से T2G में फिर भरना चालू, ठीक है। तो इन दिस केस फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब हाँ 3 इलेक्ट्रॉन गो इन T2G, then 4th and 5th go in EG, है ना, and from 6th electron pairing starts from T2G ना, 6th इलेक्ट्रॉन से फिर पेयरिंग है, फिर तो फिर कोई बात ही नहीं है, 6 7 8 9 10 ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो देखो अब मतलब क्या होगा, पहला इसमें आ गया, दूसरा तीसरा, फिर चौथा पांचवा, और फिर ये 6th, ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा है, ठीक है। अब 6 ही है उसमें, तो इस ढंग से आ गया।
तो देखो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, T2G4 EG2। तो जब वीक लिगेंड होगा तो ऐसे करना है, पहले 3 में एक, फिर इसमें फिर पेयरिंग करना, ठीक है। देखो अब अनपेयर्ड होगा इसमें तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। इस केस में सब पेयर्ड हो गए थे, T2G6 मतलब तीनों में 2-2 है ना, तो वो क्या हो गया था, डायमैग्नेटिक। तो CFT से भी आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये निकाल सकते, ठीक है। और CFT कलर को भी एक्सप्लेन करती कि कलर इसलिए आते हैं क्योंकि ये एनर्जी विजिबल रीजन में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस डी में से इस डी में इलेक्ट्रॉन चले जाता है ना। तो जो बाकी की लाइट हमारे ऊपर आंखों पे पड़ती है वो कलर का वो कंपाउंड दिखता है ना, कि विजिबल में से मान लो उसने ब्लू कलर की एब्जॉर्ब कर ली, तो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमारी आंखों पे आएगा, बाकी के सब जो कलर होंगे 6 कलर वो आंखों पे आएंगे, तो उससे जो भी बनता होगा वो हमको उस कलर उसका दिखने लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसा लिख लो कि y कोऑर्डिनेट कंपाउंड शो कलर, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू D' ट्रांजिशन, D ट्रांजिशन, है ना, ये आंसर लिखना। यही किया आंसर D&F ब्लॉक में क्वेश्चन आए कलर का तो भी यही लिखना है ना, D&F ब्लॉक में भी आए कलर का क्वेश्चन तो ये आंसर लिखना कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन आयन शो कलर, उसका आंसर भी ये लिखना, इट इज बिकॉज ऑफ D ट्रांजिशन, ठीक है। हाँ, अनपेड के तो वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे अब ये K4 है, ये जो CN6 है, इसमें तो सब पेयर्ड हो जाएंगे, फिर भी कलर्ड है ना, तो वो इसका रीजन भी बताता है ना, कि लोअर डी से अपर डी में जाता है इसलिए कलर्ड होता है, ठीक है ना। ज्यादातर जिनमें अनपेयर्ड होते हैं वही कलर्ड होते हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ में इसके अकॉर्डिंगली सब पेयर्ड हो गए थे, है ना, फिर भी ये कलर होता है। K4 FeCN6 जो होता है कलर्ड होता है ना, Fe4 FeCN6 जो होता है वो प्रूशियन ब्लू कलर का होता है, तो ये कलर्ड होते हैं, तो इसका रीजन फिर इससे हमको आया, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ D ट्रांजिशन। तो यदि D0 और D10 होगा तो फिर वो कलरलेस होंगे, है ना, क्योंकि D0 और D10 में D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, तो जिसका भी D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा दे आर कलरलेस, है ना। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो D&F में हमने 1-2 लिखे भी थे, KMnO4 K2Cr2O7, है ना, वो D0 या D10 होते हुए भी कलर्ड है, ठीक है। KMnO4 वो होता है पर्पल होता है, K2Cr2O7 ऑरेंज होता है, CrO5 ब्लू होता है, ऐसे कई सारे के कलर होते हैं। Cu2O जो होता है वो रेड होता है ना, वो किसके कारण होता है, चार्ज ट्रांसफर, लेकिन वो तो उसमें पूछेंगे सब कॉम्पिटेटिव में ना, इधर कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे ही है, ये CFT के बारे में इतना हमारे लिए अभी फिलहाल ठीक है, ठीक है। तो देखो ये सब थ्योरियां और इसकी ये हो गई, ठीक। तो चलो इतना करते